फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन का यह तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में हमने चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नेफ्रॉन का एक एनाटॉमिकल एक्सप्लेनेशन भी बहुत जरूरी है कि नेफ्रॉन में अलग अलग हिस्से में किस प्रकार के सेल्स मौजूद होते हैं, क्योंकि वह उसके फिजियोलॉजी को समझने में हमें बहुत ही मदद करता है। अगर आप यहाँ इस डायग्राम में देखें, जो कि मैंने बुक से लिया है, इस डायग्राम में देखें तो यहाँ अलग अलग रीजन है। जैसे ये जो है वो ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलस की चर्चा हमने पिछले लेक्चर में भी की थी, अभी इसके बाद भी करेंगे। अब इस ग्लोमेरुलस से जो निकला हुआ पहला कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अगर यहाँ पर हम सेल्स को देखें तो इन सेल्स में बहुत सारे विलाई हैं, ठीक है। ये सेल्स जो है वह क्यूबिकल है। कैसा है ये? क्यूबिकल है। तो क्यूबिकल है ये सेल। साथ ही साथ ये जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबिकल या क्यूबॉइडल ब्रश बोर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। कहीं न कहीं ये हमें याद दिलाता है एलिमेंट्री कैनाल का, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में वहां क्या है? कॉलुमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। एलिमेंट्री कैनाल में जहां पर कॉलुमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड को प्रमोट करता है, यह जो जगह है वो किस चीज को प्रमोट करता है? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन टर्म हमेशा ही किडनी से जुड़ा हुआ है, एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटल सॉल्यूट्स, तो उन सॉल्यूट्स को रीएब्जॉर्ब करना, इसके लिए जो सुविधा है वह सुविधा किसको प्रोवाइड कराया गया है? इस प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कर सके। यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो नीचे की ओर ये लोअर लिम्ब है, डॉन जो डॉन हो रहा है हेनलीज लूप का। तो हेनलीज लूप का ये जो है ना, ये डिसेंडिंग लिम्ब है। और अगर हम इमेज को थोड़ा सा ऊपर खींचें तो हमें क्लियर कट देखने का मौका मिलता है, लाइक दिस वन, ठीक है। तो हमें बहुत स्पष्ट दिखता है कि इस जगह पर जो सेल है वो बहुत ही यूनिक सेल है, लूप ऑफ हेनलीज डिसेंडिंग। ये थीन है, थीन सेल है, पतला सा सेल है। इस सेल में बहुत थिकनेस नहीं है। अगर आप ऐसे गौर करेंगे, ये सेल कुछ इस तरह करके ही दिख रहा है, मतलब बहुत पतला सा ये ऐसे करके सेल है, इसमें न्यूक्लियस है ये। सो ये थीन सेल है, इसलिए डिसेंडिंग लिम्ब जो है उसमें ये अरेंज है, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो हिस्सा है वो असेंडिंग लिम्ब का है, जहां ये सेल क्या है? थिक है। सब में विलाय है। अगर गौर करेंगे तो सभी में हमको क्या दिख रहा है? विलाय दिख रहा है। ये सब जो हम डार्क कलर कर रहे हैं, ये विलाय दिख रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही है, लेकिन है, ये विलाय है। क्योंकि ये जितने भी जगह हैं ये सभी रीएब्जॉर्प्शन का जगह है। और जहां भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, जहां भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, उन सभी जगहों पर विलाय होगा। देखिए यहाँ पर भी विलाय है। सेल छोटे हैं, पतले हैं, यहाँ उसे थिक है, लेकिन विलाय सब में है। अब ये वापस जब इधर आ रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अगर हम डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल पर गौर करें तो ये भी जो है वो हमें क्यूबॉइडल ही दिखता है, और इसमें भी विलाय है। लेकिन सबसे ज्यादा विलाय किसमें है? प्रॉक्सिमल में है। उसकी तुलना में कम ही है, लेकिन है। लेकिन न्यूक्लियस की साइज को देखें तो न्यूक्लियस काफी बड़ा है। फिर ये आता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट वाले हिस्से को यहाँ पर दिखाया गया, तो इसमें सेल दिख रहा है लेकिन विलाय बहुत कम है। देखिए 1 2 3, मतलब इट्स वेरी लिटिल इन अमाउंट। मतलब एब्जॉर्प्शन यहाँ भी होगा। कोई भी अगर हमसे पूछे कि एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में किस किस हिस्से में एब्जॉर्प्शन होगा, तो हम सीधा सा जवाब देना शुरू करेंगे। प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज, ascending loop of Henle's,
डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट। फिर अगला सवाल पूछेगा कि मैक्सिमम कहाँ होगा, तो हम हमेशा बोलेंगे मैक्सिमम जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा, क्योंकि इसमें विलाइज जो है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, बाकी जगह की तुलना में। लेकिन अगर कोई ये पूछता है क्या कि ग्लोमेरुलस के अलावा नेफ्रॉन में किन किन जगहों पर विलाई है सेल में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, तो हम बोलेंगे हर एक हिस्से में है। प्रॉक्सिमल में भी है, हेनलीज लूप में भी है, डिस्टल में भी है और कलेक्टिंग डक्ट में भी है। लेकिन तुलनात्मक रूप से सबसे ज्यादा जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर को देखने से हमें ये बातें समझ में आती है। अब हम लोग अपने स्ट्रक्चर के इस कड़ी में ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के बीच का भी एक संबंध को देखते हैं, और इस पर हमें ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। ये जो है, ये जो पूरा गोल सा दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये हमारा है बोमेंस कैप्सूल। ये यहां से निकल रहा है, तो ये हो गया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब ये यहां से निकल रहा है। जो भी चीज छनेगा वो ऐसे ऐसे यहां से बहते हुए जाएगा। जो भी चीजें आ रही हैं यहाँ ब्लड के माध्यम से आ रही हैं, और उस ब्लड के माध्यम के लिए यहाँ पर एफरेंट आर्टेरियोल है, स्ट्रक्चर हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ के माध्यम से ब्लड जो है एंटर करेगा, जो ग्रीन मैंने कलर दिखाया है, और ये वहां पर क्या करेगा, वहां ऐसे घूमेगा, ये घूमकर फिर वापस इस इफरेंट आर्टेरियोल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन जब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें हर चीज को एक निगाह में डालना होगा। अगर हम एफरेंट आर्टेरियोल को देखें, जिससे कि ब्लड इंटर कर रहा है, तो यहाँ पर एक खास तरह का ब्लू सेल्स है, आप लोग देख रहे होंगे इस डायग्राम में, नीले रंग का यहाँ पर एक जैसे कॉलर होता है ना, मफलर, उस तरह से मफलर सेल्स है यहाँ पर। ये जो है इन्हें हम लोग बोलते हैं ग्रैन्युलर सेल्स। चर्चा करेंगे ग्रैन्युलर सेल्स का क्या काम है। और यहाँ जो है एक बंडल दिख रहा है, इसे बोलते हैं नर्व फाइबर। इसका मतलब है नर्व फाइबर द्वारा इस ग्रैनुलर सेल्स को प्रभावित किया जा सकता है। तो पहला चीज ये क्लियर हुआ इधर का, इफरेंट जैसा है वैसा ही है। अब क्या है कि इस बोमेंस कैप्सूल में, मैं थोड़ा स्टैक इतना भीड़भाड़ को खत्म करूं, हाँ बहुत अच्छी बात है। अब आप सब लोग आराम से देखिएगा, जब ये ब्लड इसके टच में आता है तो यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे इरेगुलर शेप यहाँ सेल्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है ना, ये देखिए ऐसे ये सारे सेल्स दिख रहे हैं। इन सभी सेल्स को हम लोग कहते हैं पोडोसाइट प्रोसेसेस, मतलब पोडोसाइट्स हैं, और ये पोडोसाइट्स के जो प्रोसेसेस हैं वो फैले हुए हैं, और ये बीच में एक जगह दे रहा है, ये बीच में जगह दे रहा है जहां से चीजें फिल्टर होकर निकलती है। अच्छा, सेकेंड है, इसमें एक यूनिक यहाँ पर सेल है, मैं इसको ऐसे से ब्लू कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है, कलर हल्का है तो मैं ऐसे इसको थोड़ा सा गहरा कर दे रहा हूँ। इसे कहते हैं मेसेनग्लियल सेल्स, मतलब ये नर्व से जुड़ा हुआ टर्म है। मेसेनग्लियल सेल्स क्या काम है इसका, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। ये जो मैंने स्पेस की बात की उसको यहाँ लिखा हुआ है बोमेंस स्पेस, ये थोड़ा सा जगह बीच में होता है पोडोसाइट्स के बीच में, चारों तरफ से ये बोमेंस कैप्सूल है, रेड ब्लड सेल्स हैं, जो ब्लड बह रहा है इसमें इसलिए लाल दिख रहा है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ये डिस्टल टिब्यूल और ये मैकुला डेंसा, इसकी भी चर्चा करेंगे। ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना और बनाना चाहिए, क्योंकि इस सब से रिलेटेड वर्क को हमें सीखना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन एक्शन के बारे में कहें तो नेफ्रॉन के काम का को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा जो है वो कहलाता है फिल्ट्रेशन, छानना। किसको छानना, ब्लड को, तो फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, खून को छानना। ये किस लोकेशन पर होता है,
बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के कॉम्बिनेशन से ये काम होता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म लोग इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो पहला पार्ट ये फिल्ट्रेशन का हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा जो हिस्सा है इसका, उसको कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ नीडेड सॉल्यूट्स एंड वाटर। ठीक है, ये जो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ नीडेड सॉल्यूट्स एंड वाटर, ये ग्लोमेरुलर को छोड़कर बाकी पूरे नेफ्रॉन में होता है। मतलब कहाँ कहाँ होता है ये? पीसीटी में होगा, हेनलीज लूप में होगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट में होता है। इस सब जगह ये काम होता है। ठीक है, स्पेसिफाई करेंगे कहाँ पानी जाएगा कहाँ नहीं आएगा। इस प्रक्रिया को भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लोग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इस प्रोसेस को कहते हैं। तो ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। एक यूनिक फंक्शन है, स्टार लगा दिए, ये कुछ कुछ जगहों पर होता है, उसके पीछे कारण है, उसका नाम है एक्टिव सिक्रीशन। बट एक्टिव सिक्रीशन को की अभी चर्चा एकदम नहीं करेंगे हम, ये एक एडेप्टेशन है यूरिन का, यूरिन फॉर्मेशन के दरमियान में, तो वहां पर इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे एक्टिव का मतलब ही होगा जहां एटीपी खर्च होगा वो करके भी सिक्रीशन किया जाएगा। इस क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं और हम अगर बोमेंस कैप्सूल का एक ऐसे डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस एकदम रफ डायग्राम बना रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, तो ये जो जगह है ना, इस जगह पर हो रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किसका? ब्लड का। तो उस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि यहां से चीजें छनकर बोमेंस कैप्सूल में जा रही है, छन्ना के रूप में, जैसे चाय छानते हैं ना, उसी तरह से। सब चीजें नहीं जा सकती हैं, ये हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन ये प्रक्रिया इसी तरीके से है। ये रेड लाइन दिखा रहा है कि बहुत सारी चीजें ब्लड से छनकर बोमेंस कैप्सूल में एंटर कर गई। अब डायग्राम का जो अगला हिस्सा है, वी ऑल नो इट, कि ये जो है ठीक है, देखिए ऐसे, ठीक है, और फिर ये टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है ना भाई, टेढ़ा ना हो। आप भी मेरे साथ जरूर बनाएं स्ट्रक्चर, ताकि आपकी भी समझ विकसित हो। ये हम स्ट्रक्चर साथ में इसलिए बनाते हैं ताकि आप भी स्ट्रक्चर को बनाएं। ठीक है, और ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। वी ऑल नो इट, दिस इज पीसीटी, दिस इज डीसीटी, दूर है ये है इस तरह से डाउनवर्ड हो रहा है ये। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप, डीएलएचएल, ये ऊपर चढ़ रहा तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप, और ये इस तरह से मूव कर रहा है। ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। ये पूरा जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का एक ही काम है, और वो क्या है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब अगर इस चीज को हम यहाँ डायग्राम में दिखाएं, उसके चारों तरफ तो ब्लड है ना, ये जो एरिया आप देख रहे हैं खाली, ये तो ब्लड कैपिलरीज है, सब ब्लड कैपिलरीज है। यहाँ भी क्या है? ब्लड कैपिलरीज, सभी जगह ब्लड कैपिलरीज, चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज से भरा हुआ है। तो इन तमाम इलाकों में क्या होता है? चीजें
जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वापस ब्लड में भेजी जा रही है। ठीक है ना? ये आप जाए, बहुत सारे बुक्स में अच्छे डायग्राम्स दिए हुए हैं, हम तो आपको एक रफ आइडिया दे रहे हैं। तो इस तरह से हाँ, कहाँ पर कौन सी चीज भेजी जा रही है ब्लड में, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, पूरे प्रोसेस पढ़ने में ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन का। लेकिन यहाँ यही प्रक्रिया है कि ये जो प्रक्रियाएं हैं, इसमें ब्लड में चीजों को वापस भेजा जाए। ग्लूकोज अगर है तो ग्लूकोज को भेजा जाएगा, सोडियम आयन भेजा जाएगा। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया। तो पहला जो स्टेप है, ये एक्सप्लेन करता है कि ब्लड से छान कर चीजें बोमेंस कैप्सूल में गई हैं। और दूसरा जो स्टेप है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का, वो इसीलिए है कि पूरा ये रीअब्जॉर्ब कर ले जो भी महत्वपूर्ण चीज है। और जब यूरिन फॉर्मेशन हो, यहाँ यूरिन, तो उसमें कचरा ही निकले, मतलब जो अनवांटेड है, वांटेड चीज नहीं निकलना चाहिए। तो यह इसका इसके स्ट्रक्चर का जो है ना, दोनों का होने का फिलॉसफी है। इसलिए रीअब्जॉर्प्शन पूरी तरीके से हो, इसीलिए इसकी लंबाई जो है ट्यूब्यूल्स की, यह डिटरमाइन की जाती है, और यह इसका एडेप्टेशन है। जैसे अब सवाल उत्पन्न होगा, कैसे उत्पन्न होगा कि सर ब्लड से बोमेंस कैप्सूल में कैसे चीजें चली जाएंगी, पहला। दूसरा, ट्यूब्यूल्स से वापस ब्लड में कैसे इंपॉर्टेंट चीज भेज दी जाएंगी। क्या इसके लिए हमें एटीपी खर्च करना होगा, या फिर ये सभी पैसिव होंगे? या तो हमें इस एक्टिव हो, हमें इसके लिए एटीपी खर्च करना हो, या फिर पैसिव होंगे। कोई नियम कानून है सर की भेड़िया धसान है, जो मन में आएगा ब्लड से चला जाएगा, जो मन में आएगा ट्यूब्यूल्स वापस ब्लड में आएगा? तो नहीं, ये सभी का रूल्स एंड रेगुलेशन है। हम सब जानते हैं कि सबसे कॉमन प्रोसेस जो है वो होता है पैसिव। एक्टिव प्रोसेस तभी होता है जब जरूरत की चीज के लिए हमें एटीपी खर्च करने का समय आए। कैसे होगा, ये हम सभी लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। रेनल फ्लो और प्रेशर कैसे काम करता है।